हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जिनका एग्ज़ाम है अब बहुत जल्द। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अकाउंटेंसी के पूरे पेपर के चैप्टर वाइज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल करने ही करने हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले शुरू करता हूँ आपके चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 आप जानते हो इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का है। अब इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, राइट। लेकिन जो इसमें यूनिट 2 है आपका, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यूनिट 3 जो है वो भी थोड़ा सा रेलिवेंट है। क्योंकि यूनिट 2 और यूनिट 3 में से वो ज़्यादातर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पूछता है कि कैपिटल या रेवेन्यू रिसिप्ट्स या एक्सपेंडिचर को बाइफरकेट करके मुझे बताओ। तो ये दोनों यूनिट्स पर आप ज़्यादा फोकस करना। बाकी यूनिट्स जो हैं वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, उनको सिर्फ आप चाहें ओवरव्यू लेकर भी छोड़ सकते हो। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है ना। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक और रेक्टिफिकेशन। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँ तो इसके अंदर जो रेक्टिफिकेशन का आपका यूनिट 6 है, इसको तो आप ज़रूर करना ही करना अच्छे से। और खासकर इसके अंदर जो केस 3 होता है, जिसमें हमें एरर पता चलता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि उसमें हम पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा, चैप्टर 2 के अंदर हमारा एक यूनिट होता है जिसमें हम करते हैं रूल्स के साथ जर्नल। उस चैप्टर को भी थोड़ा सा देख लेना इंपॉर्टेंट है। बाकी लेजर या कैश बुक या सब्सिडरी बुक, उनको सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेना, वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो ईजी भी है। तो आपको चैप्टर 2 में इन दोनों चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर आता है आपका चैप्टर 3, बीआरएस का। देखो बच्चों, बीआरएस में वैसे तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसमें बुक का इलस्ट्रेशन 9 और 11 जो होता है, जिसमें आपको खुद एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं। यानी क्वेश्चन आपको कैश बुक और पासबुक दोनों देता है और खुद आइडेंटिफाई करनी है एरर्स। वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखना। बाकी एक टॉपिक जो होता है जिसमें आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि बीआरएस में आजकल उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 4, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कहने को इसमें 2-3 पार्ट्स हैं। पहले तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, इन्वेंट्री को निकालने के तरीके, फीफो लीफो। लेकिन जो स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं, जो गिनती से अगर आप 5-6 भी अच्छे से कर लोगे, जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर डेट का फिजिकल स्टॉक दे रखा होगा, लेकिन आपको किसी और डेट का एक्चुअल स्टॉक निकालना है, क्योंकि बीच में कुछ टाइम गैप आ जाता है। वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप स्टेटमेंट फॉर्मेट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके इस चैप्टर में ज़रूर कवर करना। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बच्चों देखो है आपका डेप्रीसिएशन का। अब डेप्रीसिएशन में मेथड्स जो हैं कैलकुलेट करने के, वो तो है सिंपल। चाहे एसएलएम हो, डब्ल्यूडीवी हो, एसवाईडी हो, उसके अंदर तो आपसे छोटा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो अकाउंटिंग करनी होती है उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, जिसमें आपको एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना है कॉस्ट पर, राइट। और फिर साथ में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट अलग से प्रिपेयर करना है। अब इसमें हो सकता है कि वो जब आपको बोले कि आपने अपना एसेट बेचा, तो एसेट बेचते समय आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बना सकते हो, या फिर वो बोलेगा कि आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी ओपन करना है। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के एस्पेक्ट से। तो जो भी क्वेश्चन आप करो प्रैक्टिस, तो उसमें कोशिश करो इस तरह की बात उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। बाकी छोटे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बता देता हूँ क्या है, जिसमें आपका एस्टिमेशन चेंज हो जाता है। या तो आपकी थोड़े समय बाद एसेट यूज़ करने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, या फिर जिसमें आपको थोड़ा समय करने के बाद एसेट की वैल्यू रीवैल्यू कर देते हैं। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एस्टिमेशन बदल जाता है। फिर आता है बच्चों आपका देखो चैप्टर नंबर 6, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा सा थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको इग्नोर मत करना। जो डिफरेंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉमिसरी नोट का, वो अच्छे से करना। बाकी अकाउंटिंग के नज़रिए से आप जिसमें कंप्लीट अकाउंटिंग हो रही होती है, वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से करना, खासकर जिसमें रिन्यूअल हो या इंसॉल्वेंसी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके अंदर एकोमोडेशन बिल हो। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर जो 7 है आपका, यानी कि फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आप ध्यान रखो, एक बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट ये सब बनाना है। आप उसकी प्रैक्टिस तो एक बार ज़रूर करके जाना, क्योंकि अगर 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आया तो उसके अंदर वो आपसे सब कुछ बनवा लेगा। बाकी एडजस्टमेंट्स जितनी भी हैं उनको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना, जिसमें लास्ट की एडजस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा रेलिवेंट है, चाहे वो गुड सेंट ऑन अप्रूवल हो या मैनेजर कमीशन हो। और थोड़ा सा जीएसटी को भी देख लेना, हो सकता है आपसे उसकी भी एडजस्टमेंट पूछ ले, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बुक में दे रखे होते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, एनपीओ और सिंगल एंट्री।
सिंगल एंट्री के अंदर बच्चों अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूँ तो एक ही है जिसमें आपको मल्टीपल लेजर्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का है वो तो आप सिर्फ एक ओवरव्यू देखकर ले जाना, लेकिन जो जिसमें आपको मल्टीपल लेजर्स बनाने, एक दो क्वेश्चन अगर आप उसके हाथ से सॉल्व कर लोगे तो आपका एंड टाइम पर भी काम अच्छा हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर एनपीओ। एनपीओ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है वो आपको बता देता हूँ, जो बच्चे कई बार इग्नोर करते हैं, जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। यानी कि बहुत सारे बच्चे इसकी प्रैक्टिस तो करते हैं कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाओगे और बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, वो बुक में एक दो क्वेश्चन भी हैं, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 है वो अच्छे से देख जाना, उसके एडजस्टमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी वेटेज भी रखता है। उसके बाद है आपका देखो पार्टनरशिप। पूरे पार्टनरशिप में अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं आपके लिए क्या हैं, वो है रिटायरमेंट या डेथ के अंदर जेएलपी या आईएलपी, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ज़रूर देखना। साथ ही साथ डिसोल्यूशन के अंदर जो हम पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके दोनों मेथड ज़रूर अच्छे से देखना, मैक्सिमम लॉस या एचसीआरएम मेथड। और साथ ही साथ एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों जब एक साथ एक क्वेश्चन में हो जाता है, उस क्वेश्चन को भी एक बार आप इंपॉर्टेंट जरूर अच्छे से देख कर जाना। बाकी गुडविल, फंडामेंटल, वो सब सिंपल हैं, वो सब आपके क्लास 12 की तरह, उसमें ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आप एक बार ओवरव्यू भी ले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 11 है वो तो शॉर्ट पक्का है, 15 से 20 नंबर का। उसमें जो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली एक तो शेयर को इशू करना। शेयर को इशू करने के लिए आपको सिंपल क्लास 12 में जो पढ़ा है उतना बेसिक पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिकली अगर और पढ़ना हो तो प्रोराटा हो गया, सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद फिर फॉरफीचर और रीइशू, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना। बाकी रिडम्पशन जो है वो ज़रूर अच्छे से करना, खासकर प्रेफरेंस शेयर्स का, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके हर तरह के क्वेश्चन एक बार आपको पता होने चाहिए, जिसमें अकाउंटिंग करनी है वो भी, और जिसमें आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है वो भी, और फिर बाद में रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस समय अच्छे से कंप्लीट करना। तो मैंने जितनी बातें बताई, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार देख लेते हो ना, तो आप देखना आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अब अपनी कॉन्सेंट्रेटेड तैयारी जो है वो इसी पैरामीटर पर रखो कि मुझे हर चैप्टर में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जो बातें मैंने आपको बताई, इनको चाहे नोट कर लो या याद रखो, इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। बाकी मुझे नीचे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हाँ, कोई भी डाउट हो मन में तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।